सबसे बड़ी चुनौती महाविकास अघाड़ी के सामने है। लंबी खींचतान और सीटों की शेयरिंग के फॉर्मूले तय नहीं हो पाने की वजह से महायुति गठबंधन से ये महाविकास अघाड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अब खबर भी ऐसी है कि सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। पहले तय हुए 85-85-85 सीटों के फॉर्मूले में बदलाव करते हुए अब कुछ और सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। दरअसल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 3 महत्वपूर्ण दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट ने 288 सीटों को आपस में बांटते हुए 85-85-85 सीटों के चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय किया। बची सीटें दूसरे सहयोगियों को देने का फैसला किया गया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इसमें बदलाव करते हुए तीनों पार्टियां 90-90-90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के सभी दलों को यह फैसला मंजूर है और जल्द ही इसके बारे में ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले तीनों दलों ने 85-85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 28 सीटें ऐसी थी जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच खींचतान चल रही थी, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे की सीटों पर दावा ठोक रहे थे। लेकिन अब इनमें सहमति बनती नजर आ रही है, क्योंकि तीनों को ही बराबर सीटें मिल रही हैं। विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर मतभेद ज्यादा था। समाजवादी पार्टी को सीटें देने पर भी बात अटकी हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है। इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी दलों को सीटें दी जाएंगी। गठबंधन के नेताओं का साफ कहना है कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 1 या 2 सीटों को लेकर बात फंसे, ऐसा हो नहीं सकता। इसे हम सुलझा लेंगे। 1 या 2 सीटें कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत में कोई भी तस्वीर तब तक मुकम्मल नहीं मानी जा सकती जब तक उस तस्वीर पर उठने वाले सवाल ठंडे ना पड़ जाए। दिन भर तक सीटों पर सहमति की बात चलती रही, खबरें चलती रही, हेडलाइंस बनती रही, लेकिन शाम आते आते समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया, बड़ा बयान दे दिया। शाम को समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने न केवल शरद पवार से मुलाकात की, बल्कि यह भी कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इन सीटों को मांगने का तरीका भी बड़ा करिश्माई आप कह सकते हैं, कमाल का कह सकते हैं। एक तरह से धमकी भरे अंदाज में भी आप कह सकते हैं कि अबू आजमी ने कहा कि अगर सीटें नहीं मिलती है तो भाई 25 उम्मीदवार तैयार हैं, 25 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारकर चुनाव लड़ेंगे, मंशा जो कुछ भी रही हो। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो सहयोगों के खेल बिगड़ेगा। सपा की तरफ से भिवंडी पूर्व और मानखुर्द से अलावा भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर सीट भी मांगी गई है। एसपी के फिलहाल महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। पहले अबू आजमी का बयान सुनिए। कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं, ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है, उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चल कर सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊँ। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने 5 प्रत्याशियों को तैयार कर लिया है, उनके नाम फाइनल कर दिए हैं। जैसे ही कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी की तरफ से इशारा मिलेगा उन 5 के नाम बता दिए जाएंगे। लेकिन अगर 5 सीट महाविकास अघाड़ी से नहीं मिलते हैं तो हमने 25 प्रत्याशियों को तैयार कर रखा है, जो महाराष्ट्र की विधानसभा में उतरकर चुनाव भी लड़ेंगे और महाविकास अघाड़ी के दलों को ही टक्कर देंगे। तो अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी में क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी की मांग मानी जाएगी? उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की तस्वीर अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने कमाल का खेल खेला, जिस पर अखिलेश यादव की तारीफ होनी चाहिए।
पहले कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें उत्तर प्रदेश में दी, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि आप ही 9 की 9 सीट लड़ लीजिए, हमें महाराष्ट्र में एज मिल जाएगा। अब महाराष्ट्र में अबू आजमी के जरिए बयान दिलवाए कि 5 सीटें चाहिए कम से कम, अगर 5 से कम हुई तो 25 प्रत्याशी उतारेंगे। तो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कमाल का खेल चल रहा है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में लगी है। पार्टी की ओर से 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। बचे हुए कैंडिडेट्स को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यानी कि सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई। पार्टी दफ्तर में आयोजित सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य से जुड़े कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अच्छा, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज देर रात या शनिवार को ही जारी कर देगी, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। सीसी की बैठक से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। राहुल जी को पकड़कर और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से बदनाम करते हैं वो बात तो स्पष्ट है। और महाराष्ट्र में तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य ऐसा है कि वो शाहफुले अम्बेडकर विचारधारा का है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से शाहफुले अम्बेडकर विचारों का अपमान किया है, अपमानित किया है, ये भी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूल सकती है। और इसलिए इनका ये फेक नैरेटिव बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को संभाला है, आरक्षण के बाजू में रही है, जो हम लोग भूमिका रखते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी जंग और दिलचस्प होनी शुरू हो गई है। पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही जंग के मैदान भी सजने लगे हैं और इस जंग में जीतेगा कौन, कयासों का दौर भी अभी से शुरू हो गया है। बेशक ये कयास उल्टे पुल्टे पड़ जाएं, कोई कितना भी श्योर हो, नतीजे पलट जाएं, जिसका ताजा उदाहरण हरियाणा चुनाव नतीजा है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक सीट है वर्ली, जिसकी लड़ाई बहुत दिलचस्प बन गई है, जहां शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व की सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से यहां पर एक और दिग्गज उम्मीदवार उतार दिया गया, यानी कि आमने सामने की टक्कर, वीवीआईपी टक्कर आप इसे कह सकते हैं। मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया गया। अब मिलिंद देवड़ा का यहां सीधा मुकाबला आदित्य ठाकरे से होने वाला है। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में हर पल कुछ नया हो रहा है। अब कल तक के अल्टीमेटम को समाजवादी पार्टी ने जो अल्टीमेटम महाविकास अघाड़ी को या कांग्रेस को दिया, उस पर क्या जवाब आता है, समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होता है, अगली चाल क्या होती है, और सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्या होता है, और दूसरी तरफ महायुति में क्या तस्वीर बनती है, सब कुछ देखने वाली बात होगी। इस पर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात है आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से 1167 किलोमीटर दूर लद्दाख के डेप्चांग से बहुत बड़ी खबर आई, जहां अगर आप अपनी कार से जाना चाहें तो आपको 28 घंटे का वक्त लगेगा, और अगर इस दूरी को पैदल नापना चाहते हैं तो 283 घंटे का वक्त लग जाएगा, क्योंकि यह चीन का बॉर्डर है, जहां अभी तक भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। उनके शेड बने थे, अस्थायी टेंट लगे थे। लेकिन ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के ठीक पहले भारत और चीन के बीच एक बार फिर समझौता हुआ और यह तय किया गया कि दोनों देश इस इलाके में चल रहे विवाद को बातचीत से सुलझाएंगे, 2020 से पहले वाली स्थिति बनाएंगे, सैनिकों को पीछे हटाएंगे, रैंडमली पेट्रोलिंग करेंगे, एक दिन भारतीय सेना एक दिन चीन की सेना, यानी एक दूसरे को मौका देंगे। इतना सब कुछ करने के लिए भारत ने 4 साल 4 महीने तक चीन के सामने 56 इंच की छाती के साथ खड़ा रहने का फैसला किया, और देर सवेर चीन को समझ आ गया कि यह नया भारत है, यहां विवाद में उलझने का कोई मतलब नहीं है, और उसे अपनी जिद छोड़कर इलाके में शांति बहाल करने की पहल करनी पड़ी। लेकिन क्या वाकई यही स्टोरी है? नहीं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है।
वो है चीन के बूढ़े होने की कहानी। इनसाइड स्टोरी भी हम आपको इसकी बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर जान लीजिए। 2 दिन पहले रूस के कजान शहर में जब 16वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, तो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस दौरान न केवल दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की, बल्कि कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत भी की। हालांकि इससे पहले ही चीन और भारत में इस बात को लेकर समझौता हो चुका था कि लद्दाख के देपसांग और देमचोक इलाके में चल रहे गतिरोध को खत्म किया जाएगा। यहां से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पेट्रोलिंग का रास्ता साफ किया जाएगा। समझौते पर सहमति को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर बयान भी जारी कर दिया गया था, वो भी ब्रिक्स समिट से पहले। और अपने इसी वायदे को पूरा करते हुए चीन और भारत की तरफ से देपसांग देमचोक इलाके से सेनाओं ने आज पीछे हटना शुरू कर दिया। और न केवल इलाके से सेनाएं पीछे हट रही हैं, बल्कि दोनों ही देशों की तरफ से बनाए गए अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर्स भी हटाए जा रहे हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। समझौता क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी, लेकिन देमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देपसांग भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP-15 और PP-17 बफर जोन है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि यहां पर गश्त को लेकर बाद में विचार किया जाएगा। अब बफर जोन क्या होता है? बफर जोन वो जोन होता है जो 2 देशों के सीमा के बीच का एक हिस्सा होता है। एक ऐसा इलाका जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। यह जोन 2 देशों की सीमाओं को अलग अलग बांटता है और बीच का एक एरिया डिसाइड होता है। लेकिन भारत चीन के बीच विवाद वाले इलाके कई थे जहां पेट्रोलिंग रोकने का फैसला कर लिया गया। भारत और चीन के बीच एलसी पर 5 जगहों पर देपसांग, देमचोक, गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग में संघर्ष था। हालांकि गलवान विवाद के बाद भारत और चीन के सेनाओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत के जरिए दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए रास्ता तलाशा गया, जिसके बाद गलवान, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सेनाएं पीछे हट गईं। लेकिन देपसांग और देमचोक में सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा लगातार बन रहा था। देपसांग में पेट्रोलिंग करना भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दूर है। पहाड़ियों के बीच यह इलाका बिल्कुल सपाट है, जिसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधि में किया जा सकता है। वहीं देमचोक का इलाका सिंधु नदी के पास पड़ता है। अगर यह चीन के नियंत्रण में चला जाता तो इससे उत्तर भारत के राज्यों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा था और इसलिए यहां पर भारतीय सेना 4 साल 4 महीने सीना ताने चीनियों के सामने डटी रही और अब इन चीनियों के अकल ठिकाने आए। देपसांग और देमचोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। तो फूक फूक पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। अब पहले वाला हिंदुस्तान भी नहीं रहा ना, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। चाइना मन मर्जी नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो लद्दाखी है, खासकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम तो सब कुछ कर साक्षी है। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार आगे बढ़ेगा ठीक तरह से और दिल से चाहते हैं कि शांति हो बॉर्डर पर। लेकिन विवाद की मुख्य वजह यह है कि कभी भी भारत और चीन के बीच में कोई ऑफिशियल बॉर्डर तय नहीं हुआ, जिसकी वजह से चीन के दावों की हर रोज नई नई खबर सामने आती है। हर रोज चीन सूखे उठता है और एक अलग नक्शा बनाकर भेजता है। कभी चीन लद्दाख में तनकर खड़ा हो जाता है, कभी पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगी 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को अपना बताने लग जाता है, कभी दक्षिण तिब्बत को अपना हिस्सा मानने लग जाता है। 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने चीन जम्मू कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी।
इसके अलावा लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का पहले से कब्जा है 1962 के बाद से। इस तरह कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अभी विवाद है जो चीन के कब्जे में है। इन विवादों को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार समझौते भी हो चुके हैं, जिसमें 1993 का पैक्ट जो है 1993 का समझौता सबसे अहम है कि किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाया जाएगा, हथियारों से नहीं। 1996 में यह तय किया गया कि एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कोई गोली बंदूक नहीं चलाएगा। इसलिए आपने देखा हुआ गलवान की तस्वीर अगर आपको याद होगी तो यहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने, रॉड, डंडे, ये देखिए तस्वीरें। यहां पर जब झड़प हुई थी तो यहां पर बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहां पर रॉड का इस्तेमाल, डंडे का इस्तेमाल किया था चीनियों ने। इसके बाद तो भारतीय सैनिकों ने वो सबक सिखाया जिसको चीन की सरकार तक कबूल करने में डरती है। हालांकि 1993 के बाद फिर 2005 में समझौते हुए, 2012 में समझौते हुए, 2013 में समझौते हुए और अब एक बार फिर से 2024 में समझौता हुआ है। चीन आज की तारीख में यह बात सच है कि दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है और बड़ी बात यह है कि वो अपने सामरिक विस्तार में लगा हुआ है। इसके साथ साथ वो अपने क्षेत्रीय विस्तार को भी जोर देता रहा है और इसके लिए वो सीधे अमेरिका को चुनौती देने की भी कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक तौर पर अमेरिका को शिकस्त देने की मुमकिन कोशिशों में लगे रहने वाली चीन की चालाकियां, खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ उसकी नीति छिपी नहीं है। तो सवाल उठता है कि चीन के रुख में नरमी के पीछे की खास वजह क्या है? कोई पाखंड है, कोई चाल है, कोई मजबूरी है या चीन के लिए यही जरूरी है? अच्छा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको पिछले महीने आई एक रिपोर्ट समझ आ जाए तो आप पूरा खेल समझ जाएंगे, जिसमें यह बताया गया है कि चीन में युवाओं की आबादी लगातार घट रही है। प्रजनन दर, बर्थ रेशियो जमीन पर लेट चुका है, जिसकी वजह से चीन अपने बुजुर्गों को भी काम पर लौटने को कह रहा है। नेशनल कमिटी ऑन एजिंग ने सिल्वर एज एक्शन पहल के तहत 20 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी की। खबर यह मिली कि चीन की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में देश की जनसंख्या का 21% से ज्यादा हिस्सा 60 वर्ष की उम्र को पार कर गया है और अनुमान और स्टडी ये बताते हैं कि 2035 तक चीन की 1/3 आबादी 60 वर्ष के पार चली जाएगी। यानी चीन विश्व का सबसे उम्र दराज मुल्क कहलाएगा या सबसे ज्यादा उम्र दराज मुल्कों की कतार में उसकी गिनती होगी। यानी कि इसका दूसरा पक्ष यह है कि इससे काम करने वाली आबादी में तेजी से कमी आई। इसे देखते हुए चीन की सरकार युवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और बुजुर्गों को भी काम करने के लिए कह रही है। मैं आपको एक बार फिर से गलवान की तस्वीर दिखाना चाहता हूं और गलवान की अंदर की बात बताना चाहता हूं। पहले आप गलवान में जो झड़प हुई थी उसकी तस्वीर देखिए, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। अब गलवान की तस्वीर की कहानी यह है कि चीन ने जितना बताया उससे 100 गुना ज्यादा चीन को मार पड़ी। भारतीय जवानों ने चीनियों का सही तरीके से इलाज किया। तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि 4 साल तक क्यों संघर्ष की स्थिति बनी रही? दरअसल चीन सीधे तौर पर भारत से उलझने से बचता रहा, लेकिन चीन के ऊपर, चीन की सरकार के ऊपर उसके देश का प्रेशर यह था कि चीन भारत को जवाब दे। लेकिन भारत की इस इलाके में स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफी की ताकत को देखते हुए, भौगोलिक ताकत को देखते हुए, क्योंकि भारतीय सेना यहां हाइट्स पर है, चोटियों पर है, चीन सीधे भिड़ता तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन चीन की सरकार को अपनी साख भी बचानी थी, इसलिए चीन ने 3 से 4 साल तक इस इलाके में यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश की, जिससे चीन में यह संदेश जाए और जिनपिंग की बेहतर साख बने कि भारत के सामने चीन सीना ताने खड़ा है। लेकिन असल बात तो यह है कि यह चीन की मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरह की मार चीनी सैनिकों को यहां पर पड़ी, उसके बाद चीन की जो सेना है
और चीन की जो सरकार है उसे अपनी साख और इज्जत दोनों बचानी थी। इसलिए चीन के सैनिकों ने यहां रुकने का फैसला किया। लेकिन अब 4 साल के बाद डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुकी है।